आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री स्टडी पर। मैंने इंडक्टर करा दिया आपको, रेजिस्टेंस करा दिया है और कैपेसिटर करा दिया है, यानी कि पैसिव कंपोनेंट मैंने करा दिए हैं जिन पर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। ठीक है? तो जिन्होंने वो पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली 5 वीडियो देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा कवर करा लिया है। ठीक है? अब पैसिव कंपोनेंट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, करीबन 40 के करीब क्वेश्चन है, तो इससे क्या होगा, इसको करने से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? लेवल अप होता जाएगा धीरे-धीरे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़। यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की? ठीक है? तो सभी को पता होगा यूनिट क्या होती है, फैराडे यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। ठीक है? अब उसी तरीके से आपको सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए थी कि कैपेसिटेंस की हो गई, फैराडे कूलम्ब मतलब चार्ज की होगी कूलम्ब, और कंडक्टेंस की होगी आपकी सीमेंस। ठीक है? हेनरी किसकी हो गई? सभी कमेंट में बताएंगे मेरे को हेनरी किसकी हो गई। अभी मैंने बताया था इंडक्टर में हेनरी किसकी है, इंडक्टर की हो गई। ठीक है? उसी तरीके से राइट आंसर तो वैसे ए है। ठीक है? ये रॉन्ग आंसर है सारे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो होगी आपकी कैपेसिटर की। ठीक है? कैपेसिटर की हो गई, ये चार्ज की हो गई। ठीक है? ये कंडक्टेंस की हो गई। ये कंडक्टेंस की हो गई। ठीक है? और जो हेनरी है वो इंडक्टेंस की हो गई। ठीक है? उसी तरीके से आपको पावर की पता होनी चाहिए, सभी को पता होगी पावर की वाट हो गई। ठीक है? पावर की वाट हो गई। और उसी तरीके से रेजिस्टेंस की ओम हो गई, रिएक्टेंस की ओम हो गई, और आपका इम्पीडेंस ओम में हो गया। ठीक है? वोल्टेज वोल्ट में होता है। बाकी यही है, एनर्जी आपकी जूल में होती है। ठीक है? एनर्जी जूल में होती है, और जो आपका वर्क डन होता है वो भी जूल में होता है, जो चार्ज होता है वो कूलम्ब में होता है। ठीक है? बढ़ता हूँ आगे। ये सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बता ही रखा है, 1/T होता है। जो टी है वो आपका टाइम है। ठीक है? और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके हर्ट्ज में होती है। बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन है किचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है और जो सेकंड लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन, मतलब कि किसके कंजर संरक्षण के किस पर आधारित है। ठीक है? कंजर्वेशन पे किस पर आधारित है, तो वो यहाँ पर बताना है। बेसिक्स तो सभी को पता होगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि करंट लॉ केसीएल है, और जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो केवीएल है। ठीक है? ये तो सभी को पता है, मगर इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने नहीं देखा होगा कि किरचॉफ लॉ कंजर्वेशन क्या आ गया भाई इसमें। कंजर्वेशन की मतलब किस चीज से कंजर्वेशन बेस्ड है। कंजर्वेशन बोले तो वो एनर्जी पे बेस्ड है, एनर्जी या चार्ज का रिलेशन का पूछा गया है यहाँ पर किस पर है। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? और जो आपका सेकंड लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ता हूँ आगे, इजी क्वेश्चन था। कह रहा इन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज हाफ देन द कैपेसिटेंस बताना है। देखो इसका मैं क्वेश्चन करा चुका था आपको। ठीक है? तो आज फिर देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखो कैपेसिटेंस जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर दो प्लेटें दी हुई हैं उनके बीच का बता रहा हूँ। ठीक है? प्लेटें अगर दो दी हुई हैं तो कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ, सी इजकल टू, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ऑफ प्लेट। ठीक है? अब यहां पर क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज हाफ, कैपेसिटर इज हाफ। ठीक है?
हाँ, तो हमें बताना क्या है, द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बताना इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। देखो पैरेलल प्लेट जो होती हैं आपकी, ये जो पैरेलल प्लेटें हैं, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ये जो डिस्टेंस है इसको कम कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही पूछा है कि अगर इसको हम आधा कर देते हैं, यानी कि 1/2 कर देते हैं, तो जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा। देखो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बाकी सारा कांस्टेंट रखा है, यानी कि बाकी सारा कांस्टेंट रखा है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला ये होना चाहिए कैपेसिटेंस निकालने का। अब अब जो कांस्टेंट है उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन डी, डी की वैल्यू क्या करती है, हाफ कर दी है, यानी कि 1/2। अब ये 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, यानी कि जो कैपेसिटेंस है, पहले कैपेसिटेंस 1 था, ठीक है, अब 2 हो जाता है कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। पहले हम मान लेते हैं, पहले हमने माना था कि 1 है, डी की वैल्यू हमने मानी 1 थी पहले। अगर जब डी की वैल्यू 1 थी तो सी की वैल्यू भी हमारी 1 थी, 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट रखी है, तो 1 अपॉन डी क्या होगा, 1 अपॉन डी। फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। जब हम क्या कर देते हैं, डी की वैल्यू आधी कर देते हैं, डी की वैल्यू 1/2 कर देते हैं, आधी कर देते हैं। जब हमारी डी की वैल्यू 1 थी, तो हमारा जो सी भी क्या आ रहा था, वो भी 1 आ रहा था, ठीक है। और जैसे ही हमने डी की वैल्यू आधी करी, तो हमारी सी की वैल्यू कैपेसिटेंस कितना हो गया, दुगना हो गया, डबल हो गया। पहले 1 था, अब 2 हो गया, तो क्या हो रहा है, डबल हो रही है वैल्यू, ठीक है। डबल वैल्यू हो रही है, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। स्टार लगा देता हूँ भाई ये, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट विल बी द कलर कोटिंग ऑफ ए रजिस्टर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज 50 प्लस 2% ओम। टॉलरेंस दिया है 2% का, ठीक है, और ओम में दिया हुआ 50 ओम का रेजिस्टेंस है ये, जिसमें 2% की टॉलरेंस है, ठीक है। तो टॉलरेंस 2% की है, तो इसकी मेरे को कलर कोटिंग आपको बतानी है क्या होगी। अब दिया हुआ है 5, तो कलर कोडिंग के ऊपर मैंने एक पीपीटी तैयार करी हुई है, बनाऊंगा, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, और फिर आ गया आपका वाइट, और फिर इसके बाद आ गया आपका गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, नो कलर में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि नो कलर की टॉलरेंस जो होती है वो 20% की होती है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है उसकी वैल्यू 20% बढ़ सकती है, 20% घट सकती है, मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। टॉलरेंस का मतलब होता है वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर इतना बढ़ सकता है और इतनी वैल्यू उसमें घट सकती है, इतनी प्रतिशत वैल्यू घट सकती है, इतनी प्रतिशत वैल्यू बढ़ सकती है। देखो अब जो टॉलरेंस है वो भी पता होने चाहिए, किस किस का पता होना चाहिए, एक तो ब्राउन का जिसका 1% टॉलरेंस होता है, रेड का जिसका 2% टॉलरेंस होता है, ठीक है। आपको गोल्डन और सिल्वर का तो पता ही होगा, गोल्डन का होता है 5% का टॉलरेंस, और जो आपका सिल्वर का होता है वो 10% का टॉलरेंस होता है, ठीक है। और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मतलब बोला जाएगा, और भी ज्यादा होते हैं टॉलरेंस, जिसमें देखा जाएगा आपका ग्रीन 0.5 टॉलरेंस, बहुत काफी कम टॉलरेंस का है ये, ठीक है। और आपका ये ब्लू हो गया और वॉयलेट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 0.25, यानी कि ऊपर वाले का भी हाफ हो गया,
और यहाँ पर हो गया आपका 0.1। ठीक है? ये सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ब्राउन का टॉलरेंस 1 होता है, रेड का टॉलरेंस 2 होता है, ग्रीन का टॉलरेंस 0.5 होता है और ब्लू का टॉलरेंस 0.25 होता है, वायलेट का टॉलरेंस 0.1 होता है और गोल्ड का टॉलरेंस 5 होता है और सिल्वर का 10% और जब कलर नहीं होता कोई भी तो 20% का उसमें टॉलरेंस मान करके चलते हैं। ठीक है? फर्स्ट बैंड जो होता है वो एक सेकंड में रेजिस्टेंस यहाँ पर बना देता हूँ। फर्स्ट बैंड होता है जो आपका फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड आपको सेकंड डिजिट का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? थर्ड क्या करता है? थर्ड आपको मल्टीपल बताता है इनटू 10 की पावर n का मल्टीपल, इनटू 10 की पावर n का मल्टीपल। n क्या हो गया आपका? ये कलर जो है कौन सा कलर दिया हुआ है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है? 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक चलता है जिसमें कि व्हाइट कहाँ है आपका? ये रहा व्हाइट 9 तक। ठीक है? 0 से लेकर 9 तक चलता है। अब 10 की पावर n, n का मतलब है अगर यहाँ पर ब्राउन होता तो 10 की पावर ब्राउन यहाँ पर 1 हो जाता, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाती और ये क्या है? 1 है, ये 2 है, यानी कि 1 और 2। 10 की पावर 1 होती तो क्या होता है? 10 की पावर 1 करने पर वो 10 की पावर अगर 1 करते हो तो वो क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है? तो ये कितना हो जाता? 120 ओम हो जाता। ये तो होगी 3 कलर कोडिंग। ठीक है? और चौथी कलर कोडिंग जो मतलब चौथा जो डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका जो टॉलरेंस होता है लास्ट का जो होता है। ठीक है? टॉलरेंस टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखना है पांचवी, इधर दिया हुआ है 5 और 0। 0 दिया हुआ है यानी कि ब्लैक होगा सेकंड नंबर पर, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ ब्राउन है, ये कट जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है? यहाँ पर ब्लैक है। चलो ठीक है। अब सब में देखना है ग्रीन। देखो सब में कॉमन क्या है? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये भी कॉमन है सब में। चलो ये भी ठीक है। ये सारे ही ठीक है। ठीक है? ग्रीन। तो हमें काम कहाँ करना है वो देखना है। पहले तो हम देखेंगे 0 देखा हमने यहाँ पर तो 0 0 सारे 0 हैं। ठीक है? फिर 5 देखा, पांचवें नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। 2 3 और 4 और 5। जैसे हम देखेंगे सब में ग्रीन है तो हम सीधा टॉलरेंस पर जाएंगे। अब टॉलरेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 2% का टॉलरेंस दिया और जो 2% का टॉलरेंस किसमें? रेड में दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये भी कट जाएगा। अब रेड क्या होगा? ये भी रेड और ये भी रेड। ठीक है? अब यहाँ पर 50 दिया हुआ है। ठीक है? 50 का मतलब ये है कि ये ग्रीन हो गया, ये ब्लैक हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ देना पड़ेगा ना, 10 की पावर कितना दें ताकि ये 50 का 50 रहे। 10 की पावर अगर आप 0 करते हो तो वो कितना हो जाएगा? अगर किसी की भी पावर आप 0 करते हो तो वो 1 डिजिट हो जाती है। ठीक है? 0 को छोड़ करके आप किसी की भी, जैसे 1 है, 1 की पावर 0 कर दोगे तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 0 कर दोगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है? वैसे 10 की पावर 0 कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है? और 1 की मल्टीप्लाई 50 से करूंगा तो 50 का 50 ही रह जाएगा। ठीक है? यानी कि 50 का 50 ओम रह गया। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, ये भी गलत हो गया, ब्राउन नहीं 0 करना है हमें, येलो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा ये ग्रीन। ये 5 है, ये हमारा 1 है और ये 10 की पावर हमारा क्या है? 0 है। और रेड में 2% का टॉलरेंस होता है जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है? अब क्या होगा देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, ये ठीक है, ब्लैक 0 होता है, 0 है और 10 की पावर 0 अभी मैंने बताई क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है और ये 20% का टॉलरेंस है। मतलब 2% का टॉलरेंस है ऊपर दिया हुआ। ठीक है? तो ये 50 ओम, 50 ओम प्लस प्लस माइनस होता है ये हमेशा। ठीक है? यहाँ पर सिर्फ प्लस दिया है मगर टॉलरेंस जो होता है वो प्लस माइनस में होता है 2%। ठीक है? ये राइट आंसर हो जाएगा, ओम में हो जाएगा। ठीक है? सभी के समझ में आ गया होगा। टॉलरेंस का पता रखना है 1 और 2 का, क्योंकि इसमें सारा खेल था टॉलरेंस का। टॉलरेंस पता होगा तभी आपको होगा, क्योंकि टॉलरेंस अधिकतर क्या पता रहता है? ग्रीन का पता रहता है, ग्रीन कह रहा हूँ, सॉरी,
गोल्ड का पता रहता है, सिल्वर का पता रहता है और नो कलर का पता रहता है, ठीक है? इन 3 का पता रहता है, बाकी ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ब्राउन, रेड का पता नहीं होता। तो इन इन 5 का पता होना ज़रूरी है। बढ़ता हूँ आगे। देखो, एक किर्चॉफ लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? किर्चॉफ लॉ आपने पढ़ा होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट करंट बताना है कितना होगा, ठीक है? क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे सही से, ठीक है? अब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट बताना है क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर जो आपको करना है, कलर ले लेता हूँ कोई बढ़िया सा। अब किर्चॉफ्स करंट लॉ जो यानी कि किर्चॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है केसीएल, उसमें देखो क्या करते हैं, उसमें ये बोला गया है कि जितना भी करंट इनपुट आएगा उतना ही करंट आउटपुट पर निकलेगा, ठीक है? अगर उसी सिद्धांत से हम देखें तो I3 पर हमें करंट बताना कैलकुलेट करके क्या होगा। देखो भाई, I4 से आपका 3 गया, जो अंदर इनपुट हो रहा है उसको हम अलग लिख लेंगे, ठीक है? 3 प्लस करेंगे, जितने इनपुट होंगे उनको अलग रख देंगे। यहाँ पर 7 इनपुट हो गया, 7 को रख दिया, ठीक है? अब आउटपुट को देखना है कितने आउटपुट निकल रहे हैं, यहाँ पर इक्वल टू में रखेंगे। आउटपुट कितना निकल रहा है, आउटपुट हमारा 2 निकल रहा है और एक I3 निकल रहा है जिसकी वैल्यू हमें क्या है पता नहीं है। 2 आउटपुट निकल रहे हैं, 2 इनपुट निकल रहे हैं, ठीक है? I3, तो ये तो हो गया 10। अब ये 2 इधर आएगा तो इधर 2 माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और I3 की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 2 इज द राइट आंसर। बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज पैरेलल सर्किट। देखो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, रेजिस्टेंस वाला जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, और इससे भी हैवी हैवी क्वेश्चन कराए थे ताकि आपको सर्किट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। अब मैंने क्या कहा था, जब भी पैरेलल में लगा हो तो उसको इजी वे में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये पैरेलल में लगा हुआ है तो इसको एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, पैरेलल का फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे को आर टोटल निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा अगर पैरेलल में लगा है तो। अगर वैल्यू सेम है तो मैंने बताया था इजी वे में करने का तरीका। अगर वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर जैसे कि वैल्यू डिफरेंट है, तो इसको 1/12 प्लस 1/24 करके ही करना पड़ेगा। और जो इसका एलसीएम आएगा वो 24 ही आएगा, क्योंकि 24 अपने पाड़े में 24 में तो आता ही है, 12 में भी आता है, ठीक है? तो इसका एलसीएम निकाल लें। अब एलसीएम इस तरीके से मत निकालना कि 12 ले लिया, 24 ले लिया और निकालने में लगे हुए, नहीं। आपको एक ऐसा डिजिट देखना है जो दोनों के पहाड़े में आता हो। देखो, 24 बन जा 24 और 12 दूनी 24, यानी कि 24 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, यानी कि 24 ही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है? अब 24 एलसीएम हो गया। अब 12 के पहाड़े में 2 बार में 24 आता तो 2 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 24 के पहाड़े में 1 बार में 24 आता तो 24 ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 24। जब 3 को 24 से काटेंगे तो 8 बार में करीब जाएगा, ठीक है? 8 बार में जाएगा। तो हमारी जो आर टोटल की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 8 ओम। कितनी आ गई, 1/8, ठीक है? जिससे हम इसको पलट के लिखेंगे तो आर टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, आरटीएच की वैल्यू आ गई हमारी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी 8 ओम। अब देखो क्या हुआ है, हमने इस पूरे रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि अब हमने क्या कर दिया है, ये है एक रेजिस्टेंस और ये है एक रेजिस्टेंस। ये 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है, ठीक है? तो 8 ओम और 8 ओम जब सीरीज में लगे हुए होते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 8 8 16, 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 16 ओम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, ठीक है?
यहाँ पर दिया हुआ है 5 कैपेसिटर, ईच की वैल्यू 10 माइक्रोफैराडे है और आर कनेक्टेड इन सीरीज में लगे हुए हैं द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम। अब देखो इसमें किस तरीके से करना है। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जो कल की क्लास हुई थी, अगर कैपेसिटेंस सीरीज में लग रहा है तो जो पैरेलल वाला फॉर्मूला था रेजिस्टेंस और इंडक्टर का, वो वाला फॉर्मूला इसमें लग जाता है। और अगर ये पैरेलल में लगा होता तो उनके सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ है, तो यानी कि सीरीज में दिया हुआ है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इजकल टू 1 अपॉन C1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन C2। ऐसे जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने लग जाएगा, ठीक है। C2 मतलब जितने कैपेसिटर लगे होंगे आगे फर्दर, उतने वो जुड़ता चला जाएगा। अब मैंने इसमें एक ये तरीका बताया था, तरीका मानो, ट्रिक मानो, जो भी मानो, मैंने ये बताया था अगर वैल्यू सभी कैपेसिटर की, रेजिस्टेंस की, इंडक्टर की सेम है, अगर सीरीज में लगा हुआ है कैपेसिटर, अगर उनकी वैल्यू सेम है, या रेजिस्टेंस, इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं और उनकी वैल्यू सभी की सेम है, तो किस तरीके से करना है, मैंने बताया था कितने रेजिस्टेंस हैं वो गिन लेने हैं। 5 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 1 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस लिखेंगे हम यहाँ पर। एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में, ठीक है, वो मैं केस बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 5 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऊपर लिखना है। और यहाँ पर एलसीएम नीचे कितना है, मतलब वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की, 10 है, तो 10 यहाँ पर लिखना है, 10 की, ठीक है। अब इसको काटोगे तो सीधा सीधा कट जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2। और इसको पलट के लिखोगे तो सी टोटल, मतलब कैपेसिटेंस की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 इज द राइट आंसर, 2 माइक्रोफैराडे, ठीक है, 2 माइक्रोफैराडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अगर वैल्यू सेम है, और काफी क्वेश्चनों में ये वैल्यू जो है वो सेम दी जाती है, ये वैल्यू सेम होती है तो उसमें क्वेश्चन हो जाता है इजी। बस ऊपर देखना है रेजिस्टेंस कितने, मतलब कैपेसिटर कितने लगे हुए हैं, और अपॉन में जो वैल्यू दी हुई है वो रखनी है और काट देना है, और जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तेजी से करने का तरीका, जल्दी से करने का, आंसर जल्दी से लाने का। अगर यही क्वेश्चन अगर दिया होता रेजिस्टेंस में और पैरेलल में दिया होता और उसका 10 ओम दिया होता, सभी का, पांचों के पांचों रेजिस्टेंस का, तो वो भी इसी तरीके से होता, उसका भी आंसर यही आता, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। कह रहा है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज एल आर एल सी। देखो सीरीज, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, जो हमारा सीरीज आरएलसी होता है वो रजिस्टिव होता है, प्योर रजिस्टिव होता है, ठीक है, प्योर रजिस्टिव होता है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा रिएक्टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंस को दर्शाएगा और ये हमारा फ्रीक्वेंसी को दर्शाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के चार्ट देखते हैं किस तरीके से होगा, ये देखते हैं। इसका जो एक्सएल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक्सएल हो गया, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, ये हो गया हमारा एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां पर क्या होगा, हमारा एक्स ही और एक्स एल दोनों ही इक्वल होगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हमारा
प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। ठीक है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है जो कि ये है। और ये कब होता है? जब सीरीज आरएलसी में सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है, एक्स जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है दोनों ही इक्वल हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव हो जाता है वो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और देखो यहाँ पर एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके ना, इस साइड क्या होगा, इस साइड कैपेसिटिव होगा। ठीक है, और इस साइड इंडक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एल है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से। और इस पॉइंट पर क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है उस केस में। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। ये ग्राफ याद रखना है, ग्राफ पेपर में आ सकता है। ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्राफ इंपॉर्टेंट है और ये पता होना चाहिए। ये जो जब हम सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करते हैं तो वो प्योर रेजिस्टिव होता है हमारा। बढ़ते हूँ आगे। कह रहा है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड कब हो सकती है? मैक्सिमम ट्रांसफर जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफर कब हो सकती है? जब हमारा जो लोड इम्पीडेंस है और जो सोर्स इम्पीडेंस है वो दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तब। बढ़ता हूं आगे। इम्पीडेंस जो होता है, एक तरीके से ये मान लीजिए आप, जो ये रेजिस्टेंस होता है सोर्स का रेजिस्टेंस और जो लोड का रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस में बोलते हैं, और इम्पीडेंस को ओम में नापा जाता है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। कह रहा है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आर 10 वोल्ट 120 वोल्ट सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, 120 वोल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज, मैग्नीट्यूड बताना है सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा। सही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। अब इसको सीरीज में हम लगा लेते हैं किस तरीके से होता है। और इसके देखो यहाँ पर कहा क्या गया है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इनके अक्रॉस में यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो यहाँ पर गिवन है 80 120 120। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो हमें करना है मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज सप्लाई का। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। तो ये किसका दिया, इंडक्टेंस का। अच्छा, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का। जो फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो लगेगा रूट वी स्क्वायर। एक सेकंड, वी किसका है ये मैं बता देता हूँ। जो आपका ये वी स्क्वायर है, वो है वी स्क्वायर आर, मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज का स्क्वायर। आपने वो देखा होगा ना, का सीरीज रिएक्टेंस निकालने का फॉर्मूला वही है ये एक तरीके से। ठीक है, वही फॉर्मूला है सारा के सारा। यहाँ पर एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को करते थे, फिर उसको स्क्वायर कर देते, वही फॉर्मूला है सीधा के सीधा। यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस करते थे हम, प्लस और एक्सएल का वी। ठीक है, एक्सएल हो गया हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और फिर इसमें हम माइनस करते थे। माइनस किससे करते थे, कोई भी जो बड़ा हो उससे माइनस कर देते। ठीक है, या एक्सएल बड़ा हो या एक्ससी बड़ा हो, जो भी बड़ा हो उससे माइनस करके उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते थे। जो हमारा आर का जो हमारा रेजिस्टेंस दिया होता था उसका स्क्वायर टिक कर देते। ठीक है, रिएक्टेंस जब निकालते सीरीज का।
अब यहाँ पर रिएक्टेंस तो निकालना नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे? देखो रूट कर देंगे पूरे का, और v की वैल्यू कितनी हुई है? 80। 80 का स्क्वायर करेंगे तो करीबन 6400 होगा। ठीक है, 6400। और यहाँ पर 120 दिया। देखो दोनों की वैल्यू क्या है? 120 और 120, और दोनों को घटाऊंगा तो जीरो आ जाएगा। जीरो को स्क्वायर करूंगा तो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और जीरो को प्लस करूंगा इससे तो ये कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो यहाँ पर या तो कन्वर्ट कर दो, या तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता था इसको, v इक्वल टू 80 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई फर्क वहां पर पड़ता नहीं, क्योंकि रूट है, रूट से ये स्क्वायर कट जाता, रूट से ये स्क्वायर कट जाता, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो 80 की 80 रहती। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया है पावर सप्लाई का वो कितना है? 80 आया। अब की बार ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला लगा देना। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट। सर्किट को आइडेंटिफाई करना है। ये हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, क्या है ये? ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, क्या है? और ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आपको आंसर देना हाई पास फिल्टर का और लो पास फिल्टर का, दोनों का ही आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कर्व विच रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बनाई जाती है कर्व, ठीक है, वो कौन सी है? ठीक है, देखो ओम्स लॉ में क्या होगा मैं बताता हूं। ओम्स लॉ में अगर मैं ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर, ठीक है, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ। v इक्वल टू ओम्स लॉ देखते हैं, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, v है वोल्टेज, I है करंट, और R है रेजिस्टेंस। अब जो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट जो करते हैं वो करते हैं v और I का। ठीक है, v और I का, करंट और वोल्टेज के रिफरेंस में। अब यहाँ पर जो ओम्स लॉ का जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा? देखो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ेगा, या करंट बढ़ाने पर वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी कि जो इसका जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट एक लाइन बनेगा। एक सेकंड, ये लाइन गलत कर दी मैंने। स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ग्राफ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, लीनियर रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये पता होना चाहिए, हाँ यही पता होना चाहिए, I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन मतलब R के, तो हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है। बढ़ता हुआ आगे कह रहा है एक 100 टर्न कॉइल हैज 100 टर्न कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 6 मिली हेनरी। इफ द नंबर ऑफ टर्न इज इंक्रीज टू 200, ऑल अदर क्वांटिटीज रिमेनिंग द सेम, द इंडक्टेंस विल बी। यहाँ पर कह रहा है 100 टर्न थे जिसका इंडक्टेंस था 6 मिली हेनरी। अब क्या करता है वो 200 टर्न बढ़ा देता है, ऑल अदर क्वांटिटीज, और सारी की सारी क्वांटिटीज सेम रहती हैं, तो हमें इंडक्टेंस बताना है कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले हम इंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। L इजकल टू म्यू एन स्क्वायर, एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर, इंटू ए, और अपॉन एल। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है म्यू आपका कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी। एक सेकंड,
हाँ, ये सारी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। अ, म्यू ए एल कांस्टेंट हो गया, तो रिलेशन किसका बना? सिर्फ हमारा इंडक्टेंस का। ठीक है, इंडक्टेंस और उसके नंबर ऑफ टर्न्स का। ये तो फर्स्ट की वैल्यू होगी। फर्स्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है वो लिख लेंगे। अब सेकंड की वैल्यू हमें निकालनी है, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 टर्न पर 6 मिली एम्पियर, 6 मिली हेनरी। ठीक है, अब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न 200 इंक्रीज कर दिया जाता है। 200 इंक्रीज किया कर दिया जाता है, मतलब कि 100 से 200 कर दिया जाता है। ठीक है भाई, 100 से 200 कर दिया गया है ये 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो स्क्वायर में था ना, ये हमारा एन स्क्वायर में है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा मामला। 1 सेकेंड, दोबारा से लिखता हूँ, क्योंकि एन स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो हम देखेंगे कि L1 और L2, यानी कि इंडक्टर फर्स्ट, इंडक्टर सेकंड, सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n, क्योंकि बाकी की वैल्यू सारी समांतर रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, तो ये हो गया n2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो बात वही रहेगी जो थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू तो हमें 6 दी हुई है, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n2 ऑन n1। ठीक है, तो स्क्वायर था, क्योंकि और इनटू में L1 इक्वल टू में L2। अब देखो क्या किया है मैंने, ये वैल्यू यहाँ पर भेज दिया और इसको पलट दिया है। ये वैल्यू यहाँ पर भेज के इसको पलट दिया है, जिससे हम L2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें दरअसल निकालना L2 की वैल्यू है, इंडक्टर सेकंड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ सेकंड टर्न कितने बताते थे? 200 बढ़ा दिए गए हैं, तो यानी कि ये 200 हो गए, और पहले वाले हमारे 100 थे, और पहले वाले का इंडक्टेंस कितना था? 6 मिली हेनरी। 6 मिली हेनरी। अब देखो, 0 से 0 कटेगा, ये सारा क्या है? स्क्वायर में है। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करूंगा आएगा 4, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, और 24 क्या हो जाएगा? मिली हेनरी, जो की वैल्यू आ जाएगी हमारी L2 की। ठीक है, L2 की वैल्यू हो जाएगी ये हमारी। देखो, इसमें एक और तरीका हो सकता है, 6 इक्वल टू 200 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि L2 निकालना है ये, और ये हमारा, 1 सेकंड, ये तो 100 था ना। ठीक है, ये हो गया 100। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी इजी तरीका है और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसमें इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस इस क्वेश्चन में क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो इन दोनों का मल्टीपल देख लो, ठीक है, काट के,
या इन दोनों को मल्टीपल देख लो, मतलब कि ये इसके कितने गुना है, ये इसके कितने गुना है, वो देख लोगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं ये देखूंगा, गुना देखना है कितना गुना है, तो मैं सीधा सीधा ये देखूंगा कि 1 का स्क्वायर करूंगा। देखो आपको क्या देखना है, ये 100 है और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये 200 है, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल वैल्यू में लिखूंगा इसको, तो 0 से 0 तो कट जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद भी 0 से 0 कट जाएंगी, तो क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये इसका 4 गुना है। अगर ये इसका 4 गुना है, तो ये इसका 4 गुना होगा, ठीक है। L2 इसका 4 गुना होगा, तो 6 चौके 24, 24 आंसर आ जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। ये इजी तरीका हो गया करने का, ये वाला इजी तरीका हो गया करने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इजी तरीका हो गया करने का। और ये पूरा फॉर्मूले से अगर आप करते हो तो इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये इजी तरीका हो गया करने का। 6 हेनरी दिया हुआ है, इसकी कितने टर्न दिए हुए हैं, बाकी वैल्यू कांस्टेंट रखने पर। और L2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम ये देखेंगे ये वाला इसके कितने गुना है, वही हम ये वाला इसके उतने ही गुना कर देंगे, तो आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। कब होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें हैं तो वहां डायरेक्ट हो जाता है ये। यहाँ पर देखोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, ठीक है। क्या रहा है, विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट बताना है क्या होगा अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वो XC इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर वो देखना है, बाकी की यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज जैसी, यहाँ पर जैसे सप्लाई वोल्टेज दिया है, सप्लाई वोल्टेज के लिए देता, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की जगह कैपेसिटेंस बोल देता, ठीक है। जहां पर जो वैल्यू दी जाती है ना, उसी का ही कंपैरिजन करना है। देखो किस तरीके से, जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, तो बाकी की सारी वैल्यू कांस्टेंट, देखो ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज होती नहीं है, कैपेसिटेंस चेंज हो सकता है, मगर क्या यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो बाकी की सारी वैल्यू कांस्टेंट रखने के बाद जो हमारा इंडक्टेंस और इसका जो रिलेशन बनेगा, वो आपको दिख जाएगा क्या होगा, 1/f होगा। यानी कि ये जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, जब भी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जब ये इंक्रीज होगी तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बाकी की सारी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, तब होता है ऐसे, ठीक है। वैसे कर ऐसे करना होता है। सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ता हूँ आगे। कह रहा एक कैपेसिटर डेसिपिएट डैश एनर्जी, ठीक है। एक कैपेसिटर एनर्जी को डेसिपिएट मतलब कि रिलीज करना, एक तरीके से निकाल देना, कितने निकालता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, तो अगर हम देखिए एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, E इक्वल टू CV² अपॉन 2, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था 1/2 CV², ठीक है। अब क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट करने का मतलब है एनर्जी का इसके अंदर से निकल जाना, ठीक है। निकल जाने का मतलब इन द सेंस ऑफ वेस्ट हो जाना, ठीक है। अब जो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज होता है जब इसमें मतलब चार्ज स्टोर होता है, और चार्ज रिलीज हो जाता है कहाँ पर, सर्किट के अंदर रिलीज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि रिलीज कहने का मतलब है वो चार्ज जो इसके अंदर स्टोर था उसका यूज कर लिया जाता है। और डिसिपेट कहने का मतलब है कि आपने मान लीजिए
यहाँ से लीकेज हो गई है करंट की, ठीक है? लीकेज हो गई है एनर्जी की और यहाँ से लीकेज हो रहा है, डिसिपिएट हो रहा है। डिसिपिएट मतलब का रेडिएट हो जाना, एक तरीके से बाहर निकल जाना, ठीक है? अब आप देखोगे ये आपका इंडक्टर है। इंडक्टर के अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डिसिपिएट होता है, फैलता है चारों तरफ। और आप अगर एक रॉड ले लो, इसको हीट करोगे, तो हीट होने के बाद ये ठंडा हो जाता है बगैर किसी कहीं पर भी कनेक्ट किए। क्या होता है? इसमें से रेडिएट हो जाता है, डिसिपेट हो जाती है एनर्जी, एनर्जी बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब ये था यहाँ पर, ठीक है? मगर कैपेसिटर के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जितना एनर्जी स्टोर करता है, उतना ही एनर्जी वो वापस सर्किट के अंदर दे देता है, ठीक है? तो यहाँ पर नो होगा। द कैपेसिटर डिसिपेट नो एनर्जी, ठीक है? कोई भी एनर्जी को वो डिसिपेट नहीं करता। बढ़ता हूँ आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा कर लेता हूँ बड़ा। और यहाँ पर आपको बताना है इन द डायग्राम व्हाट इज़ द करंट इन मतलब 1.25 जो ओम है उसमें आपको बताना है वोल्टेज कितना होगा, करंट कितना होगा सॉरी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। मैं कलर पेन का चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं। अगर I निकालते हैं हम, ठीक है, I अगर हम निकालते हैं यानी कि हमें क्या निकालना है? I1 निकालना है या I2 निकालना है, पहले वो देख लेते हैं। अगर हमें I2 निकालना है, I2 बोले तो I1 बोले तो वो भी मैं बताता हूँ। I1 यहाँ पर होगा, आपके यहाँ पर जो आएगा वो I1 होगा आपका, ठीक है? और यहाँ पर जो आएगा दूसरे रेजिस्टेंस के अंदर आएगा वो I2 होगा, ठीक है? अब I1 निकालने के लिए आपको I2 निकालने के लिए सॉरी, क्योंकि I2 निकालना है यहाँ पर। देखो, एक चीज़ समझो, फिर वो तरीका बताऊँगा। अगर वोल्टेज दिया होता तो वोल्टेज जो निकाला जाता वो निकाला जाता है, जो जिस रेजिस्टेंस पे आपको वोल्टेज निकालना है ना, वो रेजिस्टेंस ऊपर आता और नीचे बाकी दोनों रेजिस्टेंस का सम आ जाता। ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना है। और इसमें जो भी इनपुट आ रहा है वोल्टेज का, वो क्या हो जाता? मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है? इनपुट। और रेजिस्टेंस का क्या उल्टा हो जाता है इसका। अगर आपको I2 का करंट में उल्टा हो जाता है। करंट अगर आप I2 का निकालना है तो ऊपर आएगी R1 की वैल्यू और नीचे दोनों का सम आएगा। बस इतना ही ऊपर का ही चेंज होता है, बाकी सारा बाकी सब वही रहता है। ठीक है? ये याद रखने वाला बात है। इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ये आप रेजिस्टेंस में निकाल रहे हो, ठीक है? रेजिस्टेंस में निकाल रहे हो। कैपेसिटर में अगर आप इसको निकाल रहे होते ना, तो ये फ़ॉर्मूला ही इंटरचेंज हो जाता पूरा का पूरा, ठीक है? वो हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर क्या होता, I जो हमारा इनपुट है, I इनपुट, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर फ़ॉर्मूला हमें अगर V2 निकालना है यानी कि वोल्टेज निकालना है रेजिस्टेंस 2 पे, तो वही रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, ठीक है? मगर इस कंडीशन में क्या है, I2 निकालना है अगर आपको, तो वो रेजिस्टेंस पहले वाला ऊपर आएगा, ठीक है? न्यूमरेटर में, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। अब बाकी की वैल्यू रख देनी है, 4.5 ऊपर रख देना है, ठीक है? नीचे रख देना 5 और एक नीचे आ गया 6, ठीक है? क्योंकि ये हो गया 5 और एक 6 हो गया और नीचे कितना इनपुट कितना हुआ है, 2 इनपुट हुआ है। अब देखो 3 से तो ये कट जाएगा, ठीक है? अब कैसे काटा है वो देखो, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है? अब देखो काटा कैसे है, यहाँ पर 4.5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। 6 के अंदर मेरे को 2 और 3 दिखाई दिया और मेरे को ये दिखाई दिया कि 15 तिया 45 होता है, तो यानी कि इसको मैं काटूँगा तो 1.5 आंसर आ जाएगा। 4.5 को मैंने 4.5 नहीं लिया, मैंने 45 लिया और इसको मैंने डिवाइड किया 3 से। अगर 45 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 15 आएगा। 15 यानी कि 1.5, क्योंकि मैंने पॉइंट वाली वैल्यू को काटा है, ठीक है? तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 आंसर, ठीक है? 1.5 एम्पियर आएगा आपके रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस 2 वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है? I2 जो है वो आपका 1.5 आएगा।
और अगर वोल्टेज दिया जाता है यहाँ पर तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर V1 निकालना होता है यहाँ पर तो आई जो R2 है उसकी जगह R1 हम रख करके निकाल लेते हैं। ठीक है, पढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर कहा गया है ये एक सेकेंड, यहाँ पर किया गया है एक RL सर्किट है एज अ रेजिस्टेंस 3 ओम का है एंड रिएक्टेंस 2 ओम का 4 ओम का है। इम्पीडेंस बताना है क्या होगा। देखो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, जो आपने अभी मैग्नीट्यूड निकाला था ना सप्लाई वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड निकाला था वही फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस निकालने का। ठीक है, उसमें आपने वोल्टेज लिया था, इसमें आप रेजिस्टेंस लेंगे सभी का, यानी कि रेजिस्टेंस में लेता हूँ रेजिस्टेंस का स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा सारा, रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे आप, प्लस करेंगे आप। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस करेंगे आप। अब क्या होगा, अब स्क्वायर होगा किसका, जो हमारा इंडक्टेंस है एक्सएल का, या मतलब माइनस करना है इसमें से एक्सी का। ठीक है, जोन सा बड़ा होता है उसको माइनस करते हैं, हमेशा याद रखना जो बड़ा होगा उसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक्सी यानी कि इंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का इंडक्टेंस तो हमें यहाँ पर पता नहीं है, यानी कि एक्सी की वैल्यू तो हो गई 0 और हमारे पास क्या बचा, एक्सएल बचा। अब एक्सएल में से 0 कटाएंगे तो कुछ भी घटेगा तो है नहीं, तो एक्सएल की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, और 16 का स्क्वायर यहाँ पर आपका हो गया ये, और आर कितना है 4 है। आर 3 दिया हुआ है। ठीक है, आर आपको रेजिस्टेंस 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 और 16 हो गया 25, और 25 का अगर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि जो आपका इम्पीडेंस आया है वो आया है 5 ओम। तो सेकंड इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कर देना, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, और जो आपका डाउट होगा वो भी क्लियर होगा। बस कमेंट किया करो, ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा आपके डाउट्स क्या हैं। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, मैं तभी समझ पाऊँगा आपके क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, फिर उसी हिसाब से लेवल को अप डाउन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सर्किट, और यहाँ पर आपको दरअसल बताना क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो यहाँ पर बतानी है क्या होगी। देखो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में क्या बताया था फॉर्मूला, हाफ इजकल टू सी वी स्क्वायर। ठीक है, आपके दिमाग में पहले तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें से आपको पता क्या-क्या है और निकालना क्या-क्या है। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, मगर कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको सीरीज पैरेलल में दी हुई है। इसको पहले कैपेसिटेंस निकालना होगा, वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है? वोल्टेज दिया हुआ है, आपको कैपेसिटेंस पहले निकालना होगा, फिर जाकर एनर्जी कितना स्टोर है वो निकलेगा आगे, ठीक है? अब देखेंगे मैंने क्या कहा था, जब सीरीज या पैरेलल में दिया होता है कॉम्प्लेक्स बना करके सर्किट, तो पहले उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में सिंगल कैपेसिटेंस में सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर है 6 और 6 किस में दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है। तो पैरेलल में जब भी दिया होता है कैपेसिटर तो वो क्या फॉर्मूला लगता है, अगर पैरेलल में दिया हुआ है तो दोनों ही C1 और C2 प्लस हो जाएंगी, और एक सिंगल रेजिस्टेंस एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो C1 ये रहा, C2 ये रहा, और 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक कैपेसिटर आपका 6 का है। अब ये सर्किट किस तरीके से हो गया, सर्किट देखो पहले, एक ये रहा कैपेसिटर और एक ये रहा, इसको हमने सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारा एक और कैपेसिटर। ठीक है, अब ये हमारा 12
ठीक है, 12 फैराडे का मतलब 12 माइक्रो फैराडे का हो गया, ये 6 माइक्रो फैराडे का हो गया। अब जब ये सीरीज में लगे हुए हैं, अब हम इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। देखो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में लगने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन ct। ठीक है, सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला वो वाला लग जाता है। तो ये होगा 1/6। अब मैंने क्या कहा था, एलसीएम लेते समय ये देखना है कि दोनों दोनों नंबर एक ही पहाड़े में आना चाहिए, और वो एक पहाड़ा कौन सा हो सकता है, वो पहाड़ा हो सकता है 12 का। ठीक है, 12 के अंदर आपका 12 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 12 हो गया, और ऊपर कितना आ गया, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 6 के पहाड़े में 2 बार में 12 आता है और 12 के पहाड़े में 1 बार में 12 आता है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 3, नीचे आ गया 12, जब काटूंगा तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और ये जो 1 अपॉन ct की वैल्यू आ जाएगी। तो ct की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब टोटल कैपेसिटर कितना आ गया, तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई आपकी 4 माइक्रो फैराडे। मतलब कि आपने पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसको एक सिंगल कैपेसिटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है, जो कि वैल्यू है जिसकी 4 माइक्रो फैराडे। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है, 1/2 इंटू 4, और जो हमारा 400 आया, 400 वोल्ट का स्क्वायर करोगे, यानी कि इंटू 6, 16 आएगा, 4 का तो स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो हो जाएंगी, और ये माइक्रो फैराडे है। माइक्रो फैराडे को फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 फैराडे में 1 फैराडे में 10 की पावर -6 माइक्रो फैराडे होते हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 फैराडे होते हैं। अब देखो जब मैं इसको काटने जाऊंगा, देखो 2 से ये कट गया, यहाँ पर आया 2। ठीक है, अब यहाँ पर है 6। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि ये मेरी डेथ कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया 16, 1,60,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज आपका 4 है ना, ये 4 नहीं है, 4 के साथ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कहीं साफ जगह पर, यहाँ पर लिखता हूँ, ये है आपका। अब जो वैल्यू है वो बता रहा हूँ, 2 10 की पावर -6 होगी, क्योंकि इसको हम फैराडे में कन्वर्ट करेंगे। जिसको भी डाउट हो ना, पूछ लेना, कंफ्यूजन हो रही हो तो हल्की बहुत। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कोई भी हिचका करो मत। ठीक है, ये आ गया आपका 16, 1,60,000 मतलब। अब यहाँ पर माइनस का 6 का मतलब है नीचे नीचे 10 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम काटेंगे 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ से 4 जीरो कट गई, बची कितनी, 2 जीरो। 2 जीरो बची है यहाँ पर। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको माइनस का हटा करके हटा ही दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूं कितना लिखूंगा, 100 लिखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो 1 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 4 जीरो कट गई। ठीक है, तो बची कितनी, 2 जीरो बची, नीचे 100 बच रहा है, और ऊपर बच रहा है 2। 16 टू जा 32, और नीचे है 100। अब आप अगर आप ऑप्शन में देखो, इस पर मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ, ऑप्शन पर कैसे खेलते हैं। देखो यहाँ पर 32 है, यहाँ पर भी 32 है, यहाँ पर भी 32 है, और यहाँ पर भी 32 है। खेलना किस में, खेलना जो ये नीचे वाला ऑप्शन में दिया हुआ है ना, नीचे वाला जो दिया हुआ डिनोमिनेटर में 100 दिया, उस पर खेलना जी। अगर यहाँ पर 0 होता, 10 होता मतलब, तो ये 10 ऊपर जाता, तो जो 1
जीरो मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आती। ठीक है, अगर 100 लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद दो जीरो आएंगे, मतलब दशमलव के बाद दो जीरो आएंगे। अगर 1000 लिखा होता तो दशमलव के बाद तीन जीरो आती। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है तो दशमलव के बाद तीन डिजिट आएंगी। वो दो डिजिट आएंगी। ठीक है, दशमलव के बाद दो डिजिट आएंगे अगर नीचे 100 लिखा हुआ होता। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख कन्वर्ट करूंगा तो किस तरीके से हो जाएगा, 0.32, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी जीरो आ गई, दो आ गई। ठीक है, दशमलव के बाद दो जीरो आ गए। और यहाँ पर अब देखना है क्या होगा, वन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला देखना है, फिर इसको कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पर जो माइक्रो फैराडे दिया हुआ है इसको फैराडे में कन्वर्ट करना है। जैसे फैराडे में कन्वर्ट होगा फिर काट के आप एनर्जी कितना स्टोर है वो यहाँ पर निकाल सकते हो। क्वेश्चन इजी है, बताया मैंने थोड़ा लॉन्ग तरीके से, मतलब कि समझाने में थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। वैसे करोगे तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। कह रहा है, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कह रहा है 20 माइक्रो फैराडे मिली फैराडे कैपेसिटर है जो कि सीरीज में लगा हुआ है 150 ओम रजिस्टर के। द कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड अक्रॉस 40 वोल्ट डीसी विद टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बताना है यहाँ पर क्या होगा दरअसल। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट का मैंने फॉर्मूला आप सभी को बताया था, क्या होता है, नहीं इंडक्टर का बताया था, कैपेसिटर का शायद नहीं बताया था मैंने। तो कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला देखोगे, ठीक है, क्या होता है, तो कैपेसिटर, इंडक्टर का मैंने बता दिया था, कैपेसिटर का होता है आरसी। और इंडक्टर का भी देख लो क्या होता है, एल अपॉन सी। अब क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला आपको कैपेसिटर वाला लगाना है, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये वाला भी पता होना चाहिए, ये आर है। ठीक है, लिख दिया मैंने, ये आर है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, सीरीज विद 150 ओम रेजिस्टेंस, 150 दिया है ये, 150 ओम। और ये माइक्रो फैराडे में दिया हुआ है तो इसको मिली फैराडे में दिया हुआ है तो इसको फैराडे में कन्वर्ट कर देंगे। फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 1000 लिखो या ऊपर मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखो, बात एक ही होती है इसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू में आंसर निकाल देना है सीधा सा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा, जो टाइम आएगा इसका, वो आएगा सेकंड में। ठीक है, सेकंड में आएगा। एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, और एक जीरो से ये कटा। अब बचा नीचे 10 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 15 बचा है, यानी कि 10 किससे मिलकर के बना है, 2 इंटू 5, यानी कि ये 2 चला जाएगा यहाँ पर, और ये 5 चला जाएगा यहाँ पर, तो 3 आएगा यहाँ पर। जो 3 सेकेंड इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला एक ये है और एक ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही फॉर्मूले टाइम कांस्टेंट के लिए पता होना जरूरी है। ठीक है, बढ़ता हूं आगे, इन पर क्वेश्चन बने हुए हैं काफी। अब बढ़ता हूं आगे, यहाँ पर दिया हुआ है एट अ रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी। देखो इस पर मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। और जल्दी से जल्दी इसका सभी के सभी आंसर देंगे, मेरे को सभी के सभी आंसर देंगे जल्दी से जल्दी। इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, जो हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ग्राफ बना करके दिखाया था मैंने। ठीक है, सॉरी, वो हमारा प्योर रेजिस्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और हमारा इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है सीरीज में, सीरीज आरएलसी में। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। कह रहा है व्हेन टू अनइक्वल वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ डीसी सोर्स, ग्रेटर करंट फ्लो थ्रू द। अब यहां पर कह रहा है दो अनइक्वल हमारे पास रेजिस्टेंस हैं जिनको कनेक्ट किया है पैरेलल में डीसी सप्लाई से, जो ग्रेटर करंट है फ्लो होगा।
ठीक है, ज़्यादा करंट किसके अंदर से फ्लो होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। एक बार देखो एक बार मैं आपको इसका जो है वो सर्किट बना करके दिखा देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपके सीरीज में रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इनको पैरेलल में लगा देता हूँ, ये और ये आपके पैरेलल। ठीक है, यहाँ से कोई वोल्टेज देता है इसके अंदर से। अब यहाँ पर क्या बोला है, करंट बोला है, यहाँ से करंट जाएगा, इनपुट यहाँ से होगा, आउटपुट यहाँ से होगा। ठीक है, अब इसके अंदर से जा रहा है करंट। अब इसका जो ओम्स लॉ है वो देख लेते हैं पहले। ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। मतलब कि मतलब समझ में आ रहा है इसमें? देखो जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अब मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसके अंदर से सबसे कम कम जो है वो करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर क्या किया है, पैरेलल में लगा दिया गया है। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया गया है और यहाँ पर कह रहा है टू अनइक्वल वैल्यूज, मतलब कि किसी की भी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है और पैरेलल में लगा दिया जाता है डीसी सोर्स के। करंट ग्रेटर करंट फ्लो, ग्रेटर करंट किसके अंदर से फ्लो होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, लो रेजिस्टेंस के अंदर से ग्रेट करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप कॉमन सेंस भी लगा करके देखोगे, जिसके अंदर का रेजिस्टेंस कम होगा उसी के अंदर से तो करंट ज्यादा फ्लो हो पाएगा। वही कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है और उसी से टिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इज। ठीक है, जो रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और वो कितना होता है, मतलब कि बताना है सभी को बताना है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर, जो कंडक्टर ऑफर करता है रेजिस्टेंस, मतलब कि जो कंडक्टर के अंदर के जो रेजिस्टेंस होता है वो होता क्या है। देखो, इसका जो प्रोपोर्शनल लेंथ होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये प्रोपोर्शनल होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब कि जो लेंथ है प्लेट्स की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। जो ये लेंथ है टू प्लेट्स के डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू प्लेट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स का। ठीक है, ये वाली लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स है। ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और इसके जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, इन अ सर्टेन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, सर्टेन कोई भी एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट है जिसमें वोल्टेज यानी कि वीसी आपको दिया हुआ है, वोल्टेज कैपेसिटर का 100 वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज इंडक्टर का 100 वोल्ट दिया है और आर दिया हुआ है 35 वोल्ट। द सोर्स वोल्ट बताना है कितना होगा। ठीक है, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर बताना है कितना होगा। सभी के सभी बताएंगे सोर्स वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पे 35 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, और सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। ओके, सीरीज रेजोनेंट सर्किट अगर है तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में आपने देखा होगा क्या होता है, जो इंडक्टिव ऑफ रिएक्टेंस होता है और इंडक्टिव मतलब जो रिएक्ट इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है और जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है वो दोनों ही इक्वल होता है। ठीक है, और जो पूरा डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव होता है रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अगर जब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज दिया 35 वोल्ट, तो जो सोर्स वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 35 वोल्ट होगा। ठीक है, क्या समझे इसमें? इसमें ये समझे, इस पर मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ।
सीरीज रेजोनेंट सर्किट पर कि जब भी सीरीज रेजोनेंट सर्किट आरएलसी दिया होगा, उसमें जो आपका इम्पीडेंस होगा वो प्योर रेजिस्टिव होगा। ठीक है? अगर प्योर रेजिस्टिव है तो भाई उसका वोल्टेज भी तो प्योर रेजिस्टिव पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है? सोर्स वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा? प्योर रेजिस्टिव। अब प्योर रेजिस्टिव का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 35 वोल्ट। ठीक है? तो 35 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो 35 वोल्ट दिया हुआ है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। करता हूँ आगे। यहाँ पर C1 एक बार इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पर C1, C2 और सभी की वैल्यू क्या दी है? आपको सेम दी हुई है और सभी को आपको पैरेलल में लगा दिया गया है। कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा दिया जाता है तो डायरेक्ट उनको प्लस कर देना, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है? क्या कर देना? प्लस कर देना। 3 है, 3 तिया 9, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 माइक्रोफैराड है। इज द राइट आंसर। बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है? सीरीज एलसीआर सर्किट है। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया, मतलब ग्राफ दिए गए हैं। यहाँ पर ग्राफ बताना कौन सा रिप्रेजेंट किसको करता है और कौन सा सही है इसमें से। जल्दी से बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने जब ग्राफ बनाया था आपका, वो किसका बताया था? वो इंडक्टेंस का, रिएक्टेंस का बताया था। ठीक है? और रिएक्टेंस में और जो आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, मतलब रिएक्टेंस का फॉर्मूला तो बता दिया मैंने। ठीक है? यानी कि मैंने जो अभी कंपैरिजन बताया था एक फॉर्मूले में, एक ग्राफ में, वो एक्सएल एक्सी का बताया था। ठीक है? सीरीज रेजोनेंस का। अगर वोल्टेज का वोल्टेज और आपका करंट का ग्राफ देखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। वीएल और आई का बनेगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है, माइनस में जाता है, तो ये हमारा जो वोल्टेज होगा वो हमारा कैपेसिटर का होगा। वोल्टेज इंडक्टर का एक्स पॉजिटिव में होगा, वाई पॉजिटिव में होगा, और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होगा? एक जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, देखो, एक तो इंडक्टर तो ऐसे चला जाएगा, कैपेसिटर यूं करके जाएगा, और ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर क्या होता है? हमारा रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव होता है, और यहीं पर हमारा ये वी आर हो जाएगा। ठीक है? इसको हटा दो, क्योंकि ये रिएक्टेंस वाले का फॉर्मूला है, रिएक्टेंस वाले का। बढ़ता हूँ आगे। इसको याद रख लेना। ठीक है? इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये काफी। डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन इस पर पहचानने के लिए। कह रहा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर इज 20 किलोहर्ट्ज एंड इट्स बैंडविड्थ इज 2 किलोहर्ट्ज। इट्स अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी। देखो, बैंडविड्थ 2 किलोहर्ट्ज की दे रखी है, बैंड पास फिल्टर 20 किलोहर्ट्ज का है, और अपर और लोअर पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बैंडविड्थ दी हुई है। ठीक है? बैंडविड्थ का आधा करके माइनस प्लस कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? और कुछ नहीं करते। अगर देखो लोअर कट ऑफ पूछी होती तो बैंडविड्थ जो दी हुई है आपको, उसका आधा कर दो। आधा करने के बाद माइनस कर दो जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दो या बैंड पास फिल्टर बोल दो। ठीक है? मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ डायरेक्ट। बैंड वास जो बैंड पास फिल्टर है ना, उससे माइनस कर दो। ठीक है? ये लोअर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर अपर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो ना, तो ये कर देते हैं प्लस, बैंडविड्थ का आधा करके ये कर देते हैं प्लस। यही फॉर्मूला है। ठीक है? इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ये तो भाई पैसिव कंपोनेंट का है, मगर ये देखो किस में घुसा दिया ये आपको? बैंड पास फिल्टर, यानी कि आपको सुपर हेटेरोडाइन वाला चैप्टर जो है ना, उसके अंदर आ गया ये सारा। ठीक है?
अब क्या है, बैंडविड्थ या बैंड पास फ़िल्टर दिया हुआ है 20 और अपर की निकालनी है, बैंडविड्थ दी हुई है 2, 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 1 और 1 अगर मैं इसको प्लस कर दूँगा तो हो जाएगा 21 यानी कि 21 किलोहर्ट्ज़ जो है वो आपकी अपर कट ऑफ हो जाएगी 21 किलोहर्ट्ज़। 4th इज़ द राइट आंसर। पढ़ता हूँ आगे। What will be the change in capacitance if the area of plates alone is double? क्वेश्चन देखो, व्हाट क्या होगा चेंज कैपेसिटेंस के अंदर अगर उसका एरिया ऑफ प्लेट्स डबल हो जाता है। एरिया प्लेट्स का एरिया डबल हो जाता है तो क्या होगा उसमें। देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, इज इक्वल टू ई ए टू ऑन एल, मतलब डी डिस्टेंस हो गया ये। अब यहाँ पर एरिया बाकी की सारी वैल्यू कांस्टेंट रख देनी है, एरिया को लेकर के चलना है। अगर एरिया बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर क्या एरिया बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। एरिया हो रहा है दुगना तो हमारा कैपेसिटेंस भी क्या होगा, दुगना होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन काफी सारे करा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट। ठीक है, जो सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। एक ही इसमें रखते हैं, इंग्लिश वाला चलो मैं डिलीट मार देता हूँ, हिंदी वाले ही रख लेता हूँ, क्योंकि करने में जगह भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेना है इनको। ठीक है, तो सिंगल में देखो अब इसमें लिखना कम है, करना ज़्यादा है। अब पहले ये हजार हजार वाले को सिंगल में कर लो और वैल्यू इसमें सेम दी हुई है तो वैल्यू मैंने सेम दी हुई है। कितने रेजिस्टेंस हैं, दो रेजिस्टेंस है, दो ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। 2 से 100 को काटूंगा 50 आएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू अगर मैं सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूं कितनी आ गई, 50 ओम आ गई। उसी तरीके से ये दोनों भी पैरेलल में लगे हुए हैं। ऊपर कितना है, 2 है, नीचे आ जाएगा 200, काटूंगा 1/100 आ जाएगा। जो 100 आएगा वो इसकी एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 100। 100 इसकी वैल्यू आ गई, 50 इसकी वैल्यू आ गई। अब ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहा, एक सिंगल रेजिस्टेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो ये वाला इस तरीके से है। अगर मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मतलब इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एक ये रेजिस्टेंस बन गया जो कि 300 ओम का है और एक और रेजिस्टेंस बन जाएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 200 हो गया। ठीक है, और ये 100 हो गया, यानी कि ये भी 300 ओम का हो गया और ये भी 300 ओम का हो गया। अब देखो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो क्या, अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तो दो रेजिस्टेंस ऊपर है और नीचे वैल्यू दोनों की सेम है, तो कितना है, नीचे 300 है। 2 से काटता हूं तो 150 आता है, 1/150। और अगर हम जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो 150 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये किया गया है। 150 इज द राइट आंसर। पहले जो भी कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं उनको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, फिर पूरी सीरीज को सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। देखो क्या करना है, सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस करते करते एक सिंगल रेजिस्टेंस लास्ट में आ जाएगा जो कि ये हमारा आ गया है 150। ठीक है, इस तरीके से करते चले जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर दिया हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर इज गिवन। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्सएल जो होता है और एक एक्सएल होता है आपका और एक एक्ससी होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमेशा अपॉन में होता है, 1 अपॉन में कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, समथिंग होगा। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अपॉन में ये है, कट जाएगा, अपॉन में ये है, कट जाएगा, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची, ठीक है। और जो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई एफ एल। अगर इसकी बात कर देता तो ये क्या हो जाता, 2 पाई एफ सी हो जाता है यहाँ पर। इसका यार ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन है सारे। अब आपको सीखना है, आपको पढ़ना है इनको, ठीक है। मैं तो पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये एल है। और आपको कोई डाउट हो तो बता दिया करो भाई, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। मेरे को भी कुछ समझ में आएगा, मेरे को भी कुछ पता चलेगा कि आपके क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बताना है, क्या होगा, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर ओके। अगर सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है। तो वो सीरीज में लगाते हैं जब भी बैटरी को, तो वो क्या होता है, प्लस हो जाती है, यानी कि ये 20 वोल्ट हो गया, ये दोनों ही 20 वोल्ट हो गया। और जब पैरेलल में लगता है तो वो वैल्यू क्या होती है, वो सेम रहती है, यानी कि ये हो गया आपका जो बैटरी है, वो हो गई आपकी 6 वोल्ट की, ये 20 वोल्ट की है, ठीक है। 20 वोल्ट की है, 6 वोल्ट आ गया यहाँ पर। इस तरीके से होगा, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, ठीक है। यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 20 वोल्ट हो गया, इसको बाद में करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स वोल्ट्स लॉ, द algebraic sum of all voltage in any closed loop of a network is always कितना होता है, ये सभी के सभी बताएंगे, जीरो होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया, डायरेक्ट, ठीक है। तो यानी कि जो बेसिक्स है, ओम्स लो, किरचॉफ्स लो, किरचॉफ्स के दोनों लो, कंजर्वेशन ऑफ लो, ठीक है, किरचॉफ्स के फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ लो, सेकंड चार्ज, और क्या था, चार्ज एनर्जी, ऐसी कुछ था, ठीक है। तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर है आइडेंटिफाई द सर्किट, सर्किट को आइडेंटिफाई करना है। ये हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, इसको करके मेरे को कमेंट में आंसर देना है। और एक और क्वेश्चन मैंने इसी तरीके का पूछा है, उसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है कि इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव मतलब बैंड पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, या बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है इफ दो 2 फैराडे कैपेसिटर हैज वन वन ये क्या है, 1 कूलम्ब। अच्छा हाँ, 2 फैराडे कैपेसिटर है, 1 कूलम्ब चार्ज है, कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल। वोल्टेज कैलकुलेट करना है, क्या होगा। चार्ज होता है, देखो E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, अगर चार्ज हम निकालते हैं, CV स्क्वायर होता है, ठीक है। एनर्जी, ये तो एनर्जी आ गई, एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। ये आ गया आपका, एनर्जी कितना स्टोर होती है। और ये आ गया आपका चार्ज कितना, यहाँ पर चार्ज दिया है ना, तो चार्ज कितना स्टोर होता है, T/V। अब चार्ज आपका दिया हुआ है 1, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज। कैपेसिटर दिया हुआ है 2, और वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज तो ये तो बहुत बिल्कुल हाफ हो गया ना, बिल्कुल। ये इधर से चला जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा 1/2।
2 हाफ हो गया ये तो बिल्कुल। शायद मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ ये वाला। ठीक है, तो हाफ, हाफ, हाफ कहाँ है? ये रहा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, बढ़ता हुआ आगे 0.5 आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं कह रहा रिपीट होगा, रिपीट नहीं है। देखो, जो मैंने क्वेश्चन कराया था 5% टॉलरेंस। अब टॉलरेंस देखनी है किसकी 5% है। देखो सिल्वर की तो होगी नहीं 5%, 10% होती है इसकी टॉलरेंस। ठीक है, सिल्वर की यहाँ पर होगी नहीं। 2 तो वैसे ही काट दिया टॉलरेंस देखते के साथ ही। ठीक है, अब 3 और 3 दिया हुआ है। अब आपको कलर कोडिंग यहाँ पर हल्की-फुल्की भी मतलब कुछ याद नहीं है ना, फिर भी काम चल जाएगा। 3 और 3 दिया है, देखना सेम किसके हैं। सेम ऑरेंज ऑरेंज है यहाँ पर और यहाँ पर रेड रेड है। यहाँ पर आप फँस गए, ठीक है, पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कितना दिया है? 100 दिया हुआ है, ठीक है। पीछे देखो 3 3 इंटू 100 दिया हुआ है। 100 दिया हुआ है यानी कि 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 कब होगी? 10 की पावर होगी तीसरे नंबर का जो आपका कलर होगा। ठीक है, तीसरे नंबर का कलर होगा यानी कि 3, 3, 3 सभी की कलर कोडिंग 3, 3, 3 1 सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, 10 की पावर 2, 3 और 3, 3 और 3 क्या हो गया आपका कलर कोडिंग? ऑरेंज हो गया। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज यार यहाँ पर 1 सेकंड में देख लेता हूँ। 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 ठीक है, ऑरेंज आ गया और 0, 1, 2, 3 ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 होगा, तभी तो रेड आएगा। ठीक है, 10 की पावर 2 क्या होता है? रेड होता है। 10 की पावर 2 रेड होता है। 3 और 3 दिया हुआ है, 3, 3 क्या होता है हमारा? ऑरेंज होता है। यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज, रेड और गोल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड, रेड हो गया, यहाँ पर हो गया 2, 2, 2, 2, 0 हो गया ये, ठीक है। ब्लैक दिया हुआ है, 2, 2, 0 हो गया, तो ये वैसे ही रॉन्ग आंसर हो गया। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता हूँ आगे। कह रहा है इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल लेयर कॉइल है कोई, ठीक है, इंडक्टर की 50 टन लगाए हुए हैं, 5 मिली हेनरी उसका वैल्यू है इंडक्टेंस की। इफ नंबर ऑफ टन्स इज डबल, अच्छा उसी तरीके से करना है इसको। देखो किस तरीके से करना है, 5 मिली हेनरी। अब मैंने देखो फॉर्मूला आपको बता दिया था, ठीक है, फॉर्मूले पे अब ज्यादा वो नहीं करना, अब डायरेक्ट डायरेक्ट खेलना है। किस तरीके से? 50 टन है, ठीक है, और जो टर्न होते हैं वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, इंडक्टेंस निकालना है यहाँ पर L2, मतलब यहाँ पर मैं L2 लिखने वाला हूँ। L2 ये निकालना है। टर्न कितने हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, यानी कि 100 हो जाते हैं और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूँ तब क्या होगा? तब देखो क्या होगा, 50 है, 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 0, 0 और यहाँ पर अगर मैं करूँ इसका स्क्वायर करता हूँ 100 का, तो ये 10,000 के करीब आ जाएगा। 100 प्लस 2 जीरो कितना हो गया? 10,000 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काटनी है, 2 जीरो से 2 जीरो काटनी है। अब ये कितना गुना हो गया इसका? ये हो गया भाई 4 गुना। तो इसका भी हम 4 गुना करेंगे। क्या आ गया? 4 गुना अगर हम इसका करते हैं तो कितना आ गया? 20 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। वरना आप कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न 1 का, नंबर ऑफ टर्न 2 का, अपॉन में कर दो इसको और इन दोनों को स्क्वायर कर दो, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर होता ही है। और यहाँ पर आ गया L1, L2, L2, यहाँ पर इसकी वैल्यू डालो और निकाल लो। या तो ईज़ी तरीका ये है, सबसे ईज़ी तरीका ये है। यहाँ पर देखना है कितना ही गुना है इसका, उतना ही गुना इसको कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर दिया वो यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से करंट बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। उसी तरीके से ये होगा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये, देखो ये I1, इसको I2 कर देता हूँ, ये I1 हो गया हमारा। अब देखो I2 की वैल्यू किस तरीके से निकालनी थी? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि जो I1 का रेजिस्टेंस है वो ऊपर मतलब जो R1 का रेजिस्टेंस है वो ऊपर आएगा, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का सम आएगा
और जितना इनपुट आ रहा है करंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूँगा 4 से काटा मैंने 2 बार में जाएगा। यानी कि मैं I2 पे बोल दूँगा जो मेरा वो I2 पे बोल दूँगा करंट जो हमारा है I2 पे सॉरी यहाँ पर स्क्वायर कर दिया मैंने I2 पे बोल दूँगा 2 एम्पीयर है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ता हूँ आगे। कितने क्वेश्चन रह गए? अभी 2-3 क्वेश्चन हैं। ठीक है? अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट बताना है क्या? ठीक है, यहाँ पर माइक्रोसेकंड टाइम कांस्टेंट बताना है, बिल्कुल टाइम कांस्टेंट बताना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखो टाइम कांस्टेंट किस तरीके से अभी मैंने इस पर भी क्वेश्चन कराया था। अच्छा, ये पीछे भी एक क्वेश्चन है। देखो अगर वीडियो स्लो हो गई होगा ना, तो इसको फास्ट करके देख लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, वो देख लेते हैं। हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? टाइम कांस्टेंट का फ़ॉर्मूला होता है R इंटू सी। R इंटू सी। ये किलो में दिया हुआ है, ये माइक्रो में दिया हुआ है, ठीक है? तो किलो में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 10 की पावर 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 और ये इंटू में आ जाएगा सी की पावर कितनी दी हुई है 0.2 सी दिया हुआ है 0.25 और माइक्रो दिया हुआ है यानी कि 10 की पावर 6 माइनस 6 10 की पावर, ठीक है? अब इसको जब सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। अब देखो आंसर क्या है 500 500 3 14 और 0.5। अब इसमें आप एक तरीके से खेल सकते हैं अगर इस दो ऑप्शन में ना फंसे तो। 2 की मल्टीप्लाई 25 से करूंगा तो कितना आएगा 50 आएगा यानी कि ऊपर के दो में से एक आंसर होगा, नीचे के दोनों नहीं होंगे। ओके ठीक है, दीजिए करोगे। अच्छा नीचे का एक ही हो सकता है, एक हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन कटेगा इसमें, तीसरा ऑप्शन कट जाएगा। अब करते किस तरीके से, देखो 3 यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ब्लैक ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये 3 था, 3 कटेगा, यहाँ पर -3 पावर बचेगी। कि -3 अगर मैं करूँ लिखूँ तो किस तरीके से 2 अगर 2 की मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो 50 आ जाएगा यानी कि 0.5 आ जाएगा। और नीचे क्या है? 1000 है, इसको हटाऊँगा, कितना आ जाएगा? एक और 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 5 आ गया यहाँ पर। अगर टाइम देखो टाइम किसमें दिया हुआ है? सब यहाँ पर मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड में, मिलीसेकंड में और मिलीसेकंड में दिया हुआ है और माइक्रोसेकंड में दिया हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो 0.0005 करके आएगा, ठीक है? अब इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करनी है, तो सेकंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में तो है ये, इसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? मिलीसेकंड 100 और फिर 100, ठीक है? 100, 100, 500, ठीक है? तो ये क्या काटोगे जब आप इसको तो 500 आएगा माइक्रो फैराडे, ठीक है? माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। मिली सेकंड में नहीं आएगा, आप इसको कन्वर्ट करोगे ना तो मिली सेकंड में नहीं आएगा। अगर इसको काटते हो तो 0.5 0.0 1 2 3 4 ये होगा, ठीक है?
और ये क्या आ गया, ये आपका सेकंड में आ गया। अगर जैसे ही माइक्रो सेकंड में आप इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो 4 ज़ीरो है, माइक्रो सेकंड से में कन्वर्ट करने जाओगे तो यहाँ पर करना पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जब मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 करोगे तो 500 माइक्रो सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है हिंदी में, तो एक बार देख लेता हूँ इंग्लिश वाला वर्जन है क्या। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आ जाए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड इम्पीडेंस ऑफ द आरएलसी सर्किट। ठीक है, आरएलसी सर्किट सीरीज में दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो भाई। ठीक है, फॉर्मूले पे है डायरेक्ट। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इम्पीडेंस निकालने का, जेड इक्वल टू रूट। मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब कि माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी, माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस, अब ये आपको पता होना चाहिए, इन रिएक्टेंस कई बार बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, माइनस कर देंगे, जोन सा बड़ा होगा वो वाला माइनस करेंगे छोटे में से, तो मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब एक्सएल और एक्ससी का देख लेते हैं कितना है। 15 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, काटूंगा 12 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 और 144 कितना हो गया, 169 हो गया। ठीक है, और 169 13 का स्क्वायर हो गया, उसको जोड़ोगे तो 169 आएगा। 169 13 का स्क्वायर हो गया, 169 13 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं होती तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाता। ठीक है, पहले 12 का फिर 13 का। ठीक है, ये 169 हो गया, तो यानी कि जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी। यानी कि इम्पीडेंस जो आ गया आपका वो 13 ओम आ गया। ये क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का। ठीक है, कह रहा है विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज चेंज इन करंट। सर्किट के अंदर करंट को चेंज होने से रोकने का काम कौन करता है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, इंडक्टेंस ओनली। जो इंडक्टेंस होता है वही केवल हमारा जो सर्किट के अंदर चेंज इन करंट होता है, करंट के चेंज को हमारा क्या करता है, रोकता है। कौन, इंडक्टेंस। तो ये पता होना चाहिए। बाकी यही इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, पैसिव के कुछ क्वेश्चन और हैं वो मैं करा दूंगा, सॉरी, पैसिव के कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, करीबन होंगे 20 क्वेश्चन, वो और मैं करा दूंगा। आपका पैसिव वाला बिल्कुल खत्म हो गया, और इनके जो क्वेश्चन हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर लोगे, और वहां से आप इसको है ना एक दो बार कम से कम पढ़ना है। नोट्स अपने जो नोट्स बनाए होंगे उसको करना है, फिर इसके क्वेश्चन को लगाना है। आप क्या करोगे, जब इसके क्वेश्चन लगाओगे तो आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट्स हल्के-फुल्के रहते हैं ना, तो वो आप कमेंट में कर देना। वहाँ पर मैं, हाँ, या जो 5 बजे मीटिंग होती है उसमें आप पूछ लेना। ठीक है, वहाँ पर हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको 9 बजे वीडियो मिल जाएगी, और इसरो का चल रहा है सीरीज़। ठीक है, उसको भी जॉइन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आपकी एकदम फटाक से बढ़िया हो जाएगी। फटाक से बोले तो मतलब हो जाएगी बढ़िया। कंसिस्टेंसी अगर लगी रहे तो, ठीक है, कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ते रहो तो हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और जिसका नहीं हुआ है डीएफसीसीआईएल में, मायूस मत होना भाई। आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें अपना बेस्ट देना, और नंबर आ जाएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।